मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमारी इंग्लिश बेटर हो, लेकिन इंग्लिश बेटर हो कैसे? तो फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश बेटर करना है, अगर आपको अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना है, अगर आपको अपने करियर में एक स्पीड देनी है, तो इंग्लिश बेटर करने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है वोकैबुलरी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपकी वोकैबुलरी रिच है, अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है, तो आप किसी भी तरह के एग्जाम में, किसी भी तरह के कोर्स में बहुत अच्छे तरीके से मूव कर सकते हैं। वरना कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास अच्छी से अच्छी बुक्स होती हैं, लेकिन क्योंकि वो मीडियम उनका इंग्लिश है, हम उन बुक्स के साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और हम उनका पूरा एडवांटेज नहीं ले पाते हैं। हम किसी भी साइट पर जाएं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएं जो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ज्यादातर कंटेंट इंग्लिश में ही अवेलेबल होता है। तो कई बार लैंग्वेज हमारी वीक होने की वजह से, हमारी वोकैबुलरी रिच ना होने की वजह से बहुत सारा कंटेंट हमारी समझ में नहीं आता है। तो इंग्लिश बेटर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किस चीज को स्ट्रांग करना है? वोकैबुलरी को। क्योंकि फ्रेंड्स, इंग्लिश की जो 4 मेजर स्किल्स हैं, वो 4 मेजर स्किल्स कौन सी हैं जिनको मिलाकर के हम कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं? वो 4 मेजर स्किल्स हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। LSRW, लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये 4 स्किल्स मिलाकर के क्या बोला जाता है? कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इन 4 स्किल्स को अगर आप बूस्ट अप करना चाहते हैं, तो आपके पास जो बेसिक चीज है वो क्या है? वोकैबुलरी। आपके पास हेल्दी वोकैबुलरी हो, आपके पास एक स्ट्रांग वोकैबुलरी हो। हम में से हर एक स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ता है, क्लास में हमारी बुक्स होती हैं, हम एडिशनल चीजें भी पढ़ते हैं, लेकिन हम में से हर एक का जो वोकैब लेवल है वो स्ट्रांग नहीं होता। उसके पीछे हमारी कुछ हैबिट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। हम में से कुछ लोग पढ़ाई को इतने बोरिंग तरीके से करते हैं कि जो हमें स्कूल में टीचर्स करा रहे हैं उस कंटेंट को ही केवल हम लर्न करते हैं, उसको क्रैम करते हैं और एग्जाम्स में उसको रिक्रिएट कर देते हैं। हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी जो होनी चाहिए वो नहीं होती है। हमारे पढ़ने के तरीके काफी बोझिल होते हैं, बोरिंग होते हैं। हम हर चीज को एक वही ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं कि डिक्शनरी परचेज करेंगे तो सोचेंगे इसको फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज पढ़ लो, शायद उससे हमारी वोकैब रिच हो जाए, या फिर हम इन चीजों को बस रट्टा मारते हैं। लेकिन अगर हमारा जो मेथड है वो क्या हो? थोड़ा साइंटिफिक। अगर आप साइंटिफिक मेथड से वर्क करते हैं तो आपका रिजल्ट इंप्रूव होता है। SCIENTIFIC। तो एक तो आपका मेथड साइंटिफिक होना चाहिए। सेकंड थिंग कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें आपका क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट। INTEREST, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तब आएगा जब वो वर्क आपका इंटरेस्टिंग होगा। ING। तो आप जो भी वर्क करें वो इंटरेस्टिंग तरीके से करें। तो अब वोकैब को अगर आपको रिच करना है, तो मैंने आपको बताया कि वोकैब वीक होने के सबसे बड़े जो रीजंस हैं उनमें से एक है कि हमारा जो पुराना तरीका है हम उसको रिप्लेस करने को तैयार नहीं है। हमारा जो मेथड है वो आउटडेटेड है। हमें एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करनी है। इंटरेस्टिंग कुछ मेथड्स हैं जिनको फॉलो करना है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो लेसन में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो वर्ड पावर है, जो आपकी वोकैबुलरी है, वो जबरदस्त तरीके से ग्रो कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जो हमारी लाइफ है वो डिफरेंट फील्ड्स में डिवाइडेड है। हमारी लाइफ डिफरेंट फील्ड्स में डिवाइड है, यानी जो हमारे 24 आवर्स होते हैं डे के, अगर आप थोड़ा डीपली सोचें तो ये 24 आवर्स का एक एक मिनट हमारा किसी ना किसी प्लेस पर होता है। हम हर समय कहीं ना कहीं तो होते हैं, कोई ना कोई प्लेस होता है। हम हर समय किसी न किसी ऑब्जेक्ट के पास होते हैं। हमारे आसपास कुछ ना कुछ होता है। इवन जब हम सो रहे होते हैं तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें हमारे आसपास होती हैं। तो हर पल हम किसी न किसी प्लेस पर हैं, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं और अक्सर कुछ ना कुछ पर्सन्स हमारे आसपास होते हैं। तो हमारा हर टाइम किसी न किसी प्लेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट्स के आसपास होता है। अगर हम इन चीजों को, जो भी हमारा प्लेस है जहां पर भी हम हैं, जो हमारे आसपास की चीजें हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं,
इनको हम देखना शुरू करें एज ए वर्ड। मतलब आपको जो भी आपके आसपास पर्सन प्लेस थिंग्स हैं उनको एज ए वर्ड लें आप, कि जो मेरे आसपास प्लेस है, जहां जिस प्लेस पर मैं हूं उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, उसकी राइट स्पेलिंग क्या है। आप सोचें कि उसकी राइट स्पेलिंग क्या है, कि आप उस वर्ड को लिख सकते हैं। आपके आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनके बारे में सोचें कि एज ए वर्ड क्या आप उनकी स्पेलिंग जानते हैं। आपके आसपास डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, अलग अलग वर्क फील्ड से होते हैं, तो आप सोचें कि उस प्रोफेशन के जो लोग हैं उनको क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या आप उस वर्ड को लिख सकते हैं। आप सोचें कि जिस वर्ड की आप स्पेलिंग के बारे में सोच रहे हैं क्या आपको उसका सेंस पता है, राइट सेंस क्या है। आप सोचें कि जिस वर्ड के बारे में आप सोच रहे हैं क्या आप उसका राइट साउंड जानते हैं, क्योंकि जिस भी वर्ड का आप सही स्पेलिंग जानते हैं, आप उसका एग्जैक्ट सेंस जानते हैं, आप उसका एग्जैक्ट साउंड जानते हैं, तो समझ लीजिए वो वर्ड आपको समझ में आ गया और आप आसानी से उसे भूलने वाले नहीं हैं। तो एक तो हमारी जो टेंडेंसी है, वो जो सोच है, वो क्या होनी चाहिए कि हम अपने आसपास की जितनी भी चीजें हैं, जितने भी हमारे आसपास लोग होते हैं, हम जिस प्लेस पर भी हैं उसको एज ए वर्ड देखें, उसको सोचें कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। मान लीजिए आप किसी खेल के मैदान पर हैं, है ना, वहां पे एक प्रॉपर एक कंस्ट्रक्शन है, तो क्या है वो प्लेस, स्टेडियम। ओके, आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मेरे आसपास इस समय देखिए ये क्या है। तो एक तो यह है कि मैं इसको यूज करता हूं, लेकिन मैं कभी सोचता ही नहीं कि एज ए वर्ड ये क्या है। ये क्रिस्टल है। दूसरे सेंस में कहें तो ये पेपर वेट है, क्योंकि मैं इसको पेपर वेट की तरह यूज कर रहा हूं, PAPERWEIGST। और ये क्रिस्टल है, CRYSTAL। मेरे पास इस समय टेबल पर एक चीज और रखी हुई है, व्हाट इज दिस। ये तो बहुत पॉपुलर रहा है पिछले 2 इयर्स में ये प्रोडक्ट। यस, ये सैनिटाइजर है। अब सैनिटाइजर है ये, लेकिन एज ए वर्ड मुझे इसके बारे में सोचना है, तो मुझे क्या सोचना चाहिए, इसको लिखा कैसे जाएगा, SANITISER। ओके, और ZER। अमेरिकन इंग्लिश में और ब्रिटिश इंग्लिश में कहीं कहीं थोड़ा सा ट्विस्ट है, कहीं पे जेड, कहीं पर एस, और भी कुछ माइक्रो डिफरेंसेज हैं। जैसे आप फर्टिलाइजर लिखते हैं तो FERTILISER, FERTILIZER। तो मुझे इसकी स्पेलिंग के बारे में सोचना चाहिए। फिर सेंस से मेरा मतलब है जो चीज आपके आसपास है, आपको बेशक उसकी हिंदी पता ना हो, लेकिन आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो एक लिक्विड है जिसको हम क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर। अब एज ए वर्ड मुझे इसका साउंड क्लियर होना चाहिए, तो राइट साउंड क्या है इसका, सैनिटाइजर। तो जब भी हम अपने आसपास की चीजों के बारे में इस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं, तो हम ये फील करने लगते हैं कि हमारे आसपास हर समय वॉकेब ही वॉकेब है, बस हमें उसके बारे में सोचना है। क्योंकि हम हर पल किसी ना किसी प्लेस पर होते हैं, हम हर पल किसी ना किसी ऑब्जेक्ट्स के आसपास होते हैं, हम हर पल किसी ना किसी पर्सन के साथ होते हैं, कोई ना कोई लोग होते हैं हमारे आसपास। जब हम रोड पे होते हैं तो डिफरेंट फील्ड्स के लोग हमारे आसपास होते हैं, कांस्टेबल्स होते हैं ट्रैफिक पुलिस के, और शॉपकीपर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। वहां पे आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, अलग अलग प्लेसेस से गुजरते हैं आप थ्रू आउट द डे। जब आप मार्केट जाते हैं तो उनके बारे में एज ए वर्ड सोचना है आपको। तो क्या होगा, ये जो डिक्शनरी वाला जो कॉन्सेप्ट था लर्न करने का, वो रिप्लेस हो जाएगा और एक नया मेथड आपके अंदर आएगा वर्ड्स को जनरेट करने के लिए। बस आप जो चीजें देख रहे हैं अपने आसपास उनको एज ए वर्ड देखना है। हर प्लेस का एज ए वर्ड देखो आपकी, उसको क्या बोलते हैं, उसकी स्पेलिंग क्या है, उसका सेंस क्या है, उसका साउंड क्या है। हर ऑब्जेक्ट के बारे में ऐसे सोचिए, अलग अलग फील्ड के लोगों के बारे में ऐसे सोचिए, तो आपको वॉकेब को बूस्ट अप करने का एक नया अप्रोच समझ में आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी लाइफ है वो डिफरेंट फील्ड्स में डिवाइड है। जैसे हम किसी न किसी फंक्शन में जाते हैं, पार्टी अटेंड करते हैं, तो वो फंक्शन भी एक फील्ड है और उस फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं।
यानी वहां पे आप बहुत सारी चीजों के साथ इंटरेक्ट करते हो, खाते हो, पीते हो, देखते हो, वो सारी चीजें आप उसको अगर एज ए वर्ड सोचना शुरू करेंगे तो वहां पे आपको एक बहुत बड़ा क्लस्टर नए नए तरह के वर्ड्स का दिखाई देगा। यानी हर वो चीज जो आपको दिखाई देती है वो एक नाउन है, ऑलमोस्ट वो नाउन है। और आप उसे एज ए वर्ड अगर देखना शुरू कर देंगे तो आप एक लाइव डिक्शनरी जोन में एंटर कर जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हर जगह वोकैब ही वोकैब है, बस आपको सोचने की जरूरत है। और आज की डेट में ये बहुत इजी हो गया है कि हम सर्च कहां करें, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी चीजें आती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हमें ऑन द स्पॉट बताए कौन कि ये चीज क्या है। तो आप जब किसी भी फंक्शन से लौटते हैं तो घर आके उन चीजों के बारे में सोचें जिनको आपने देखा कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, गूगल करें उसको। गूगल ने आपको बहुत सारी फैसिलिटी दी हुई है। आप उसमें टेक्स्ट इनपुट दे सकते हैं, आप उसमें हिंदी वर्ड बोलें और या टाइप करें और उससे इंग्लिश जान सकते हैं। आप अगर किसी वर्ड की स्पेलिंग देख रहे हैं तो आप वहां पे वो वर्ड टेक्स्ट करें, इंग्लिश वर्ड जिसका आप हिंदी जानना चाहते हैं, आप हिंदी जान सकते हैं। तो हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों तरह की फैसिलिटी वहां पे सर्च में है। जिन वर्ड्स की हिंदी पता है, इंग्लिश नहीं जानते, वो आप वहां से कर सकते हैं गूगल। जिन वर्ड्स को आप इंग्लिश में देख रहे हैं कहीं पे कंटेंट पे लिखा हुआ, लेकिन आपको हिंदी वर्जन नहीं पता, वो चीज आप कर सकते हैं। और फिर एक फैसिलिटी और भी है, आप वहां पे पिक के थ्रू भी किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जान सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। आप उसका शॉट लीजिए और सर्च करिए तो उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ये है। तो एक बहुत बड़ी फैसिलिटी हमारे पास है, बशर्ते कि हम अपनी नॉलेज डेवलपमेंट के लिए ये जो डिजिटल एज है इसमें बहुत सारे गैजेट्स हैं उनको सही से यूज करें। लेकिन अगर हम इनको टाइम किलिंग डिवाइस के रूप में यूज करते हैं तो वो हमारा पर्सनल हेडेक है, वो हमारी पर्सनल इश्यूज हैं जिनको हमें मैनेज करना होगा। तो मेरा पॉइंट चल रहा था कि आप जैसे किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहां पे भी डिफरेंट पर्सन, किसी भी जगह जाइए आप, आपका वास्ता 3 चीजों से तो पड़ता ही है, पी पर्सन, प्लेस एंड ओ। PPO मीन्स पर्सन्स, अलग अलग तरह के लोग होते हैं वहां पे, और हर चीज हर इवेंट किसी न किसी प्लेस पर होती है और वहां पर बहुत सारी चीजों से यानी ऑब्जेक्ट से आपका इंटरेक्शन होता है। तो PPO पर्सन्स, प्लेस, ऑब्जेक्ट्स, बस आपको क्या करना है कि उनको एज ए वर्ड लेना है। ओके, तो जब भी आप किसी फंक्शन में जाते हैं जो इंसान आपको इनवाइट कर रहा है वो क्या है, वो आपका होस्ट है। तो उसी सेंस में आप क्या हैं, आप उनकी गेस्ट हैं। वहां पे आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो एक्शन में होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है, वहां पे बहुत सारे लोग, जैसे कुछ लोग फूड सर्व कर रहे हैं, कुछ लोग वहां पे फ्लावर डेकोरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लोग वहां पे वेटर्स होते हैं, वाटर सप्लाई कर रहे होते हैं, आप लोगों को वाटर सर्व कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट लोग जो वहां काम कर रहे हैं उनको आपको एज ए वर्ड देखना है। ठीक है, वहां पे एक फंक्शन में अगर आप वेडिंग से उस फंक्शन में है तो वहां पे एक स्टेज होता है, वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं, एक डांस फ्लोर होता है। तो ये सब क्या है, प्लेस हैं जिनको एज ए वर्ड सोचिए ना आप, तो आपके माइंड में एक वर्ड्स वेब बनना शुरू हो जाएगा। वहां पे आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, उनके बारे में एज ए वर्ड सोचिए। तो यहां बस मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूं, सब कुछ होगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू थिंक, सोचना शुरू करिए। और सेकंड स्टेप क्या है, यू हैव टू सर्च। अगर आप सोचना और सर्च करना शुरू कर देते हैं तो क्या आना शुरू हो जाते हैं, रिजल्ट्स। हर डेवलपमेंट की स्टार्टिंग कहां से होती है, थिंकिंग से। थिंकिंग ही आपका एक तरह से क्या है, किसी भी डेवलपमेंट का सीडिंग पॉइंट। सीड जो होता है किसी भी डेवलपमेंट का वो थिंकिंग से ही आता है, सोचने से शुरुआत होती है हर एक्शन की। तो सीड आप डालते हैं थिंकिंग करके अपने माइंड में, और बाद में वो आपकी थिंकिंग क्या बन जाती है, एक तरीके से वो एक ट्री बन जाती है। और वो ट्री क्या देता है आपको, फ्रूट्स देता है, रिजल्ट्स देता है। लेकिन स्टार्टिंग कहां से हुई, थिंकिंग से। तो आप जहां भी जिस प्लेस पर भी जा रहे हैं आप थोड़ा अवेयर रहें, कॉन्शियस रहें, चीजों के बारे में सोचें कि क्या पर्सन्स हैं आपके आसपास,
क्या ऑब्जेक्ट्स हैं और उस प्लेस को क्या बोलते हैं। तो एज ए वर्ड अगर आप इन चीजों को लें कि मेरे आसपास के पर्सन, प्लेस और जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं और इनका स्पेलिंग क्या है, इनका साउंड क्या है और इनका राइट सेंस क्या है, क्या इनका यूज है, इस तरह से चीजों के बारे में अगर आप सोचना शुरू करते हैं तो ये एक साइंटिफिक मेथड है। आपका वोकैब जबरदस्त तरीके से ग्रो होने लगता है। ओके, VOCABULARY। तो वोकैबुलरी को बूस्ट अप करने का ये एक साइंटिफिक मेथड है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहां पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप वहां पे देखते हैं बहुत सारे फूड आइटम्स भी होते हैं और बहुत सारी फूड सर्विसेज भी होती हैं। तो आज जो मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा इस क्लास के अंदर वोकैबुलरी में, वो एक पर्टिकुलर फील्ड रहेगा जिसका टाइटल है फूड वोकैबुलरी, FOOD, फूड वोकैबुलरी, VOCABULARY, फूड वोकैबुलरी। तो यहां पे हम उन वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें वो सारी चीजें दिखाई देती हैं जब हम किसी भी फंक्शन में जाते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक फंक्शन में गया था, तो वहां पे जब मैंने विजिट किया तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि अपने स्टूडेंट्स को वोकैबुलरी के बारे में पढ़ाने के लिए ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा रहेगा कि डेली लाइफ में हम जिन चीजों को देखते हैं, जहां हम ऐसे प्लेसेस जहां हम विजिट करते हैं, अगर उसको ही हम एज ए स्टडी जोन ले लें तो हमारे पास एक नया मेथड भी आता है और सीखने का ये तरीका काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो मैं आपको अपनी उस विजिट के बेस पर आपको बहुत सारे वर्ड्स यहाँ डिस्कस करने वाला हूं, जिनमें से हो सकता है कुछ वर्ड्स के बारे में आप जानते हो, लेकिन डेफिनेटली कुछ नया आपको मिलने वाला है। तो आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है वोकैबुलरी के अंदर वो क्या है, फूड वोकैबुलरी। तो यहां पे हम कुछ ऐसे टर्म्स डिस्कस करेंगे जिनका कनेक्शन किससे है, इस फील्ड से है, पर्टिकुलर फूड से। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये वर्ड डिस्कस कर लेते हैं कि फूड आखिर है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय फूड। तो फूड क्या है, फूड कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है, SUBSTANCE, सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो कोई ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव खाता है, किसके लिए, कि उससे उसे क्या मिले, न्यूट्रिशन, NUTRITION। तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए जो चीजें हम खाते हैं वो सारी चीजें किस में आती हैं, फूड में। ओके, तो फूड क्या है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं, पोषण। ओके, हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें हमें कहां से मिलती हैं, फूड से। ओके, अब हम एक नए वर्ड की तरफ मूव करते हैं। ये वर्ड काफी इंटरेस्टिंग भी है और एक ट्विस्ट है इसके प्रोनाउंसिएशन में। देखिए, मैं एक वर्ड यहां लिख रहा हूं, इसका कनेक्शन भी फूड वोकैबुलरी से है। वर्ड नंबर 2 है CUISINE। क्या आप इस वर्ड को राइट वे में प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था इस लेसन की स्टार्टिंग में कि किसी भी वर्ड के बारे में अगर हम परफेक्ट तरीके से जानना चाहते हैं तो हमें कितने पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, SSS। और वो SSS क्या है, मैंने आपको बताया था। SSS का मेरा मतलब है यहाँ पे, अगर किसी वर्ड के बारे में आप सही से जानना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से सोचना चाहिए कि उसका SSS मुझे पता है या नहीं। तो SSS, इसको हम जरा एक बार री एक्सप्लेन कर देते हैं। एस फॉर स्पेलिंग, आपको उसका परफेक्ट स्पेलिंग पता होना चाहिए। तो इसकी राइट स्पेलिंग क्या है, CUISINE। ओके, अब हमें पता होना चाहिए उसका सेंस, कि इसका सेंस क्या है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें पता होना चाहिए उसका राइट साउंड, कि उसको प्रोनाउंसिएट कैसे किया जाएगा, जो कि अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो SSS में से फर्स्ट S तो हमको क्लियर है, स्पेलिंग आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, CUISINE। अब पॉइंट है कि इसका सेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं साउंड आपको इसके बाद बताऊंगा, पहले बात करते हैं इसके सेंस की। तो ये एक तरीके से एक विशेष शैली है कुकिंग की। कुकिंग की जो एक पर्टिकुलर मेथड होता है, एक किसी कंट्री के पर्टिकुलर जोन में या किसी भी एरिया में किसी भी डिश को तैयार करने का एक पर्टिकुलर जो मेथड होता है कुकिंग का, उसको हम
बोलते हैं CUISINE और इसका साउंड है क्विजीन। यस, आप इसको साउंड ऐसे दे सकते हैं, क्विजीन। ये मैं आपको प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करने के लिए लिख रहा हूं यहां पे, क्विजीन, कुसीन नहीं, क्विजीन। तो क्विजीन क्या है? क्विजीन है एक पर्टिकुलर स्टाइल कुकिंग का जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलर होता है या वहां पे पाया जाता है, तो क्विजीन। तो प्रोनाउंसिएशन एक बड़ा इश्यू है। तो अब आपको क्विजीन, ये एक नया वर्ड पता लगा, ये क्या है? एक तरीके से कुकिंग स्टाइल है। ये कुकिंग स्टाइल को क्या बोलते हैं? क्विजीन। और इसका स्पेलिंग आपके सामने है, प्रोनाउंसिएशन यानी कि साउंड आपको पता लगा क्विजीन, और सेंस मैंने आपको बताया। इस तरीके से आपको वर्ड्स के बारे में सोचना है। तो ये फूड वोकैबुलरी का हमारा वर्ड नंबर 2 था, क्विजीन। ओके, स्पेलिंग, सेंस, साउंड, तीनों चीजें आपको यहां पे डिस्कस हुई। अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और ये वर्ड डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, और वर्ड है डाइट। क्योंकि आजकल यंगस्टर्स में, स्टूडेंट्स में इस चीज को लेकर के काफी बात होती है। जब आप जिम जाते हैं तो बात आती है डाइट की, वहां पे आपको डाइटिशियन सजेस्ट करते हैं, आपको अगर अपने ये एप्स बनाने हैं और पैक्स बनाने हैं तो आपको ये पर्टिकुलर डाइट लेनी पड़ेगी। सवाल ये पैदा होता है, डाइट है क्या? ओके, तो सबसे पहले हमें इसका क्या जानना है? पहले इसका सेंस कंफर्म करते हैं। तो जब आप गूगल करेंगे तो गूगल इसको डिफाइन करेगा, डाइट इज लाइक सम ऑफ ऑल फूड आइटम्स कंज्यूम बाय ए पर्सन। तो गूगल कह रहा है कि डाइट जो है वो सारी चीजें हैं, उनको मिलाकर के कहा जाता है। जो सारी चीजें एज ए फूड हम खाते हैं उनको मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? डाइट। डाइट किसी पर्टिकुलर एक चीज का नाम नहीं है, किसी एक फूड आइटम का नाम नहीं है। जो भी फूड हम लेते हैं उसको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? डाइट। ओके, तो अलग अलग लोग अपनी फिजिकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग तरह की डाइट लेते हैं। कुछ लोग ज्यादा फैटी हैं वो एक अलग तरह की डाइट लेते हैं जिससे कि वो थोड़ा स्लिम ट्रिम हो सके। कुछ लोग जो ज्यादा स्लिम हैं वो चाहते हैं कि थोड़ा सा हम फ्लैसी हों, तो उनको कुछ अलग तरह की डाइट रिकमेंड की जाती है डाइटिशियंस के थ्रू। डाइटिशियन कौन होते हैं? जो डाइट को साइंटिफिक तरीके से सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और उनको एक तरह से फूड साइंस की काफी जानकारी होती है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको सजेस्ट करते हैं। उन एक्सपर्ट्स को क्या बोलते हैं? डाइटिशियन। तो अभी मैंने आपको साइंस के बारे में बताया। डाइट क्या है? वो सब कुछ जो हम फूड में लेते हैं उसको कलेक्टिवली हम डाइट कहते हैं। तो इसका आपको जो साइंस है वो क्लियर हो गया। स्पेलिंग आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, DIET। ये मैं पहले ही बता चुका हूं। आई और जे के ऊपर ये जो डॉट आता है इसको क्या बोलते हैं? टिटल, TITTLE। तो जब भी आप लिखते हैं आई और जे स्मॉल केस के अंदर तो आपको टिटल का ध्यान रखना है। तो DIET ये स्पेलिंग हो गया, सेंस मैंने आपको क्लियर किया, और इसका राइट साउंड क्या है? डाइट। ओके, अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स, और वो नेक्स्ट वर्ड भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपने इसको भी सुना है। वर्ड है डी से ही स्टार्ट हो रहा है, ये भी डी, और इसमें भी डी के बाद आई है। नेक्स्ट आप बताइए नेक्स्ट लेटर क्या है? लास्ट लेटर मैं बताता हूं, एच। कैन यू गैस इट? क्या वर्ड हो सकता है? यस, इसमें जो लेटर आएगा वो है एस, डिश। तो ये वर्ड तो निश्चित ही आपने सुना होगा। अब इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पेलिंग आपके सामने है। ट्रिपल एस का फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? स्पेलिंग, DISH। अब इसका जो साउंड है उसको कंफर्म कर लेते हैं। तो साउंड आप सुन ही रहे हैं लगातार, DISH, डिश। ओके, अब इसका सेंस क्या है फ्रेंड्स? डिश का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जिससे हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं उसको हम डिश बोलते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि करी, CURRY, ये क्या है? एक डिश है। क्योंकि जब आप करी बनाते हैं तो कुछ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आप यूज करते हैं,
और ये डिश तैयार होती है करी, जो कि इंडिया की एक पॉपुलर डिश है। ओके, तो ये आपको इसका ट्रिपल एस क्लियर हुआ, स्पेलिंग, साउंड, सेंस। अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। ये वर्ड तो वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप में से ज्यादातर लोगों ने इस वर्ड को सुना है, लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इसको गलत तरीके से प्रोनाउंशिएट करते हो। स्पेलिंग स्टार्ट होती है लेटर एम से, एम ई एन। अब लास्ट लेटर आप बताइए, व्हाट इज दिस? इट इज यू। यस, तो स्पेलिंग हो गई एम ई एन यू, स्पेलिंग क्लियर हो गया। ओके, अब इसका साउंड क्या है? इसका जो साउंड है, राइट साउंड, वो है मैन्यू, नहीं मेन्यू, 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 ये इसका राइट साउंड है। अब इसका सेंस डिस्कस करते हैं। मेन्यू, मेन्यू मीन्स क्या है? जब भी आप किसी इस टाइप के प्लेस पर लाइक रेस्टोरेंट या होटल पर विजिट करते हैं, तो आप वहां जाते हैं तो देखते हैं वो आपको एक बुकलेट जैसी देते हैं जिस पर ऊपर लिखा होता है मेन्यू। तो उसमें क्या होता है, वहां पे जो भी फूड अवेलेबल है वो लिस्टेड होता है। तो एक तरह से लिस्ट होती है ये, किसकी? लिस्ट ऑफ डिशेज जो वहां अवेलेबल हैं, उस लिस्ट को क्या बोलते हैं? मेन्यू। आप मेन्यू को देखते हैं और जो भी डिश आपको लेनी होती है वो आप क्या करते हैं? ऑर्डर करते हैं। तो वो जो लिस्ट ऑफ डिशेज है उसको ही फ्रेंड्स क्या कहते हैं? मेन्यू। तो आपको साउंड क्लियर हो गया, मेन्यू, स्पेलिंग क्लियर हो गया और इसका सेंस भी क्लियर हो गया। लिस्ट ऑफ डिशेज इज मेन्यू। इज दैट क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी फूड वोकेबलरी है उसका एक थोड़ा चैलेंजिंग वर्ड आपके सामने आ रहा है, जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मे बी की सुना हो, लेकिन थोड़ा स्पेलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं इस वर्ड को लेकर के। और देखिए ये वर्ड है CONNOISSEUR। Okay, this is spelling of this word, CONNOISSEUR। अब बात है कि इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है कॉनिस, कॉनिस, कॉनिस इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है। अब इसका सेंस क्या है? इसका सेंस है फ्रेंड्स, मैं आपको हिंदी में यहां पर दे रहा हूं, इसका सेंस है पारखी। किसका पारखी? खासतौर पर ये वर्ड उन लोगों के लिए यूज किया जाता है कॉनिस, जो फूड यानी भोजन के पारखी होते हैं, जो एक तरह से समझ रखते हैं और जो आपको मतलब बता सकते हैं कि हाँ ये चीज मतलब बहुत इसमें ये टेस्ट है इसका, ये एक तरह से टेस्ट एक्सपर्ट होते हैं, वो टेस्टर्स होते हैं, शौकीन होते हैं नए नए तरह का भोजन करने का, अलग अलग तरह की डिशेज को एंजॉय करने का, और उनके बारे में वो नॉलेज भी रखते हैं। तो अगर आप इसे गूगल करेंगे तो गूगल आपको इसका रिप्लाई करेगा, समवन हु नोज अ लॉट अबाउट द आर्ट्स, फूड, ड्रिंक्स एटसेट्रा। तो जो फूड्स के बारे में, ड्रिंक्स के बारे में और डिफरेंट टाइप की आर्ट्स के बारे में काफी नॉलेज रखता है, ऐसे शख्स को क्या बोलते हैं? कॉनिस। स्पेलिंग देखिए, CONNOISSEUR। ओके स्टूडेंट्स, तो फूड एक्सपर्ट्स जो काफी जानकारी रखते हैं फूड एंड ड्रिंक्स के बारे में, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉनिस। स्टूडेंट्स, अब हम 2 ऐसे वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनमें से एक को लेकर के तो आप शायद क्लियर होंगे, लेकिन दूसरा वर्ड हो सकता है आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता हो। ये वर्ड है, फर्स्ट वर्ड HOTEL। तो मुझे लगता है इसका तो ट्रिपल एस आपको क्लियर है, इसका स्पेलिंग भी क्लियर है, साउंड भी क्लियर है, होटल, और सेंस भी पता है। बट जो इसका पार्टनर है, आप इसे देखें, MOTEL। यहां हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन हो। तो ये वर्ड क्या है? मोटेल, होटल, मोटेल। तो मोटेल इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया और स्पेलिंग MOTEL। अब जब आप इसे गूगल करोगे, आपको मान लीजिए इसका सेंस नहीं पता, तो मैंने आपको बताया आप क्या कर सकते हैं? गूगल कर सकते हैं।
या डिक्शनरी विजिट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी वर्ड आपके सामने आए तो उसको क्या नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना, नेवर इग्नोर। कोई भी वर्ड हो उसको इग्नोर नहीं करना, उसके बारे में सोचना है। जो भी चीजें आपके सामने आ रही हैं एज ए वर्ड सोचना है उसके बारे में, और उसका SSS क्लियर करना है। ओके, उसका राइट स्पेलिंग, उसका राइट साउंड, उसका सेंस आपको पता होना चाहिए, फिर कभी आप उस वर्ड को नहीं भूलेंगे। तो मोटेल स्पेलिंग MOTEL, साउंड मोटेल, और इसका जो सेंस है, तो जब आप इसे गूगल करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा इसका आंसर मिलेगा आपको अ रोड साइड होटल डिजाइन्ड स्पेशली फॉर मोटरिस्ट। यानी ये एक तरह का होटल होता है जो कि कहां होता है, नॉर्मली रोड साइड, हाईवेज पर आप देखते हैं जो ये पॉइंट्स होते हैं जहां पे अक्सर मोटरिस्ट खाना खाते हैं, जो लॉन्ग रूट वाले होते हैं, बसेज को वहां पे रोका जाता है और ट्रेवलर्स वहां पे जो पैसेंजर्स होते हैं वहां अपना खाना खाते हैं या ड्रिंक्स लेते हैं। इस तरह के जो फूड पॉइंट्स होते हैं, जो होटल होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मोटेल। तो मोटेल जो है नॉर्मली ये हाईवेज के साइड में होते हैं, रोड्स के साइड में होते हैं, और मेनली ये किन लोगों के लिए होते हैं, मोटरिस्ट के लिए और पैसेंजर्स के लिए। इनकी जो लोकेशन होती है वो सिटी में अंदर नहीं होती, ये नॉर्मली रोड साइड ही मिलेंगे आपको। तो इन फूड पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, मोटेल। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने न्यू वर्ड की तरफ चलते हैं। वर्ड नंबर 9। ये वर्ड सुना तो आप सभी ने है, लेकिन देखते हैं कितने लोग इसकी स्पेलिंग सही से बता पाते हैं। ये वो पॉइंट है जहां आप अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ विजिट करते हैं और कुछ खाते पीते हैं अपनी पसंद का। नॉर्मली आप डिनर लेना चाहते हैं वहां पर, और इसकी स्पेलिंग R से स्टार्ट होती है और T पर एंड होती है। यस, आई थिंक आप समझ गए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं, रेस्टोरेंट। बिल्कुल गलत, इसका प्रोनाउंसिएशन आपका 100% गलत है। अगर आप इसको क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट, नो। मैं इसका राइट प्रोनाउंसिएशन अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल बात करते हैं स्पेलिंग की। RESTAURANT। ओके, तो ये तो हो गया इसका स्पेलिंग। अब बात करते हैं इसके साउंड की। इसका राइट साउंड है रेस्टोरेंट, 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 रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट। तो ये इसका साउंड हो गया। अब इसको जब आप गूगल करोगे, इसको सर्च करेंगे आप, मैंने कहा वर्ड्स को सर्च करने की आदत डालिए। बस 2 चीजें आपको ध्यान से करनी है, सी एंड सर्च। चीजों को डीपली देखिए और फिर उनको क्या करिए, सर्च करिए। डिक्शनरी को इस तरह से मत पढ़िए कि बस आज हम वोकैब लर्न करेंगे, डिक्शनरी ओपन करके बैठ गए। नहीं, अपनी लाइफ में जो चीजें आपके सामने आ रही हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, उनका ही SSS क्लियर करिए, उनका स्पेलिंग, उनका साउंड, उनका सेंस। ये बेटर तरीका है और इसमें आप एकदम लाइव वे में अपनी वोकैबुलरी को रिच कर पाएंगे। और इस तरीके से जो वर्ड्स आप क्लियर करेंगे उन्हें आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये मेथड काफी इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक है। तो रेस्टोरेंट, ये इसका राइट साउंड हो गया, इसकी स्पेलिंग आपके सामने है। और जब आप इसे गूगल करेंगे तो गूगल इसको डिफाइन करता है। वैसे इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही हैं, अ प्लेस वेयर पीपल पे टू सिट एंड ईट मील्स। एक ऐसी जगह है जहां पर लोग जाते हैं और पे करते हैं अपने कुछ खाने के लिए और वहां बैठने के लिए। उस तरह की प्लेस को क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। ओके, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा। ये जो बेसिक मिस्टेक्स हम करते हैं कि दूसरों को फॉलो करके ही अपना प्रोनाउंसिएशन सेट कर लेते हैं कि हमसे एज वाइज ये सब लोग बड़े हैं तो ये रॉन्ग कैसे हो सकते हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, ज्यादातर लोग रॉन्ग ही होते हैं, क्योंकि राइट होने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है और सब लोग इतनी मेहनत नहीं कर पाते। तो अक्सर हमारे देश में लोग क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन के मामले में खास तौर पर अपने से सीनियर्स को फॉलो करने लगते हैं और ये मान के चलते हैं कि इतने सारे लोग इनकरेक्ट नहीं हो सकते, जो कि सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि राइट बहुत कम लोग होते हैं प्रोनाउंसिएशन में। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, वर्ड नंबर 10। अभी हमने डिस्कस किया था रेस्टोरेंट। अब उस रेस्टोरेंट का कोई ना कोई ओनर भी होता है। उस ओनर को क्या बोलते हैं, उसकी स्पेलिंग भी R से स्टार्ट होती है। चलिए आपको बताते हैं, RESTAU, RATEUR,
TAURATEUR। तो फ्रेंड्स, ये है उस वर्ड की स्पेलिंग जो ओनर होता है रेस्टोरेंट का, उसके लिए जो वर्ड यूज होगा उसकी स्पेलिंग है। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है? रेस्टोरेंट, 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 ये इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है। तो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन एक कॉम्प्लेक्स इश्यू हो जाता है कई बार, क्योंकि इंग्लिश में एक पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, हम लिखते कुछ हैं और साउंड कुछ देते हैं। ये इतना फ्लैट नहीं है जितना हिंदी में है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे लेटर्स क्या होते हैं, म्यूट होते हैं। इसकी वजह से जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक बड़ा इश्यू बन जाता है। तो इंग्लिश में वर्ड्स की जो साउंड है आप अपनी तरफ से नहीं दे सकते। अगर आप कोई नया वर्ड फेस कर रहे हैं तो आपको उसे क्या करना चाहिए, गूगल करना चाहिए, और वहां पे गूगल जो प्रोनाउंसिएशन आपको दे रहा है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो गूगल जो आपको प्रोनाउंसिएशन देता है वो MTI फ्री होता है। MTI का मतलब क्या है, मदर टंग इन्फ्लुएंस, MOTHER मदर, TONGUE मदर टंग इन्फ्लुएंस, INFLUENCE। ये मदर टंग इन्फ्लुएंस MTI शॉर्ट में बताना चाहूंगा क्या होता है। हर बंदा किसी ना किसी नेटिव लैंग्वेज से बिलोंग करता है। अगर कोई बिहार से बिलोंग करता है तो वहां पे जो लोकल लैंग्वेज है उसका एक अलग पैटर्न है, अलग तरह के साउंड्स हैं। अगर कोई तमिलनाडु से बिलोंग करता है तो वहां का एक अलग साउंड पैटर्न है, अलग तरह की लैंग्वेज है। तो जो इंसान जिस नेटिव लैंग्वेज के साथ है और 20-25 साल जिसने जिस लैंग्वेज को स्टार्टिंग से अपने फर्स्ट डे से सीखा है, समझा है, तो उसका जो साउंड सिस्टम है एक पर्टिकुलर सांचे में ढल जाता है, वो काफी कुछ यूज टू हो जाता है। तो जब वो इंग्लिश को प्रोनाउंसिएट करता है, इंग्लिश के वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट करता है, तो कहीं ना कहीं एक टच उसकी मदर टंग का उसके अंदर रहता है। तो कई बार अगर आप डिफरेंट जोन्स के लोगों को, यानी जैसे एक पर्सन तमिलनाडु से है, एक महाराष्ट्र से है, एक पंजाब से है, और उन लोगों का कोई भी आप कंटेंट इंग्लिश में उनका अगर कोई प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन तीनों का कंटेंट सेम है लेकिन प्रेजेंट तीन अलग अलग लोग कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एक पंजाब से है और एक तमिलनाडु से है, एक महाराष्ट्र से है, तो आप जब उनका ऑडियो सुनेंगे तो आपको उनके प्रोनाउंसिएशन में एक ऐसा रिफ्लेक्स मिलेगा, अगर आप थोड़े से डीपली उसको ऑब्जर्व करेंगे, कि आप कुछ हद तक गैस कर सकते हैं कि ये बंदा मे बी तमिलनाडु से हो और ये बंदा पंजाब से हो। बहुत सारे केसेज में आप ये जज कर सकते हैं उनकी इंग्लिश को सुनकर कि ये बंदा कहां से हो सकता है। तो मदर टंग इन्फ्लुएंस इसको कहते हैं। तो मदर टंग इन्फ्लुएंस को पूरी तरह से डोमिनेट कर पाना साइकोलॉजिकली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जब हम अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने MTI को काफी हद तक डाउन कर सकते हैं और एक जो ग्लोबल फॉर्मेट है इंग्लिश का उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो गूगल पर जो प्रोनाउंसिएशन दिया जाता है वो एक ऐसा प्रोनाउंसिएशन होता है जो ग्लोबली एक्सेप्टेड होता है, उसमें MTI नहीं होता। ओके, तो आई थिंक आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे MTI का मतलब क्या है। हर बंदा मदर टंग का इन्फ्लुएंस शो करता है, जब वो कोई भी सेकंड लैंग्वेज यूज करता है उसको हम MTI बोलते हैं। तो MTI जितना कम होगा उतना आपका इंग्लिश बेटर माना जाएगा। ओके, उतना ज्यादा आपकी स्पीकिंग स्किल्स एक्सेप्टेड होंगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स वर्ड नंबर 11 के बारे में। ये वर्ड भी अपने आप में बहुत खास है और इस वर्ड को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। मैं जब अपनी क्लास में जो रेगुलर क्लास है उसमें अटेंड करता हूं तो मैंने कई बार ये वर्ड उनको दिया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसकी गलत स्पेलिंग दी या कुछ स्टूडेंट्स इसके राइट साउंड और प्रोनाउंसिएशन को लेकर के और इसके सेंस को लेकर के कंफ्यूज थे। तो आज मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर करता हूं। ये वर्ड है DESSERT। तो क्या है ये? डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। रेगिस्तान जिसका मीनिंग है, उस वर्ड की स्पेलिंग है DESERT, वो है डेजर्ट। DESERT, DESERT, दिस इज डेजर्ट। ओके, सहारा डेजर्ट, सुना होगा नाम आपने, डेजर्ट। लेकिन यहां जो वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं ये फूड वोकैबुलरी का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है और स्पेलिंग देखिए क्या डिफरेंस है। यहां पे सिंगल एस था और यहां पे डबल एस है। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है डिजर्ट।
ओके, तो स्पेलिंग आपको क्लियर हुआ, DESSERT, और आपको इसका राइट साउंड भी क्लियर हुआ, डिजर्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका सेंस। तो जब आप इसको सर्च करेंगे तो डिक्शनरी या गूगल आपको बताता है द स्वीट कोर्स ईटन एट द एंड ऑफ अ मील, यानी जब आप अपना भोजन कर चुके होते हैं उसके बाद में जो स्वीट आइटम्स आपको दिए जाते हैं, वो कोई भी आइटम हो सकता है, जैसे थोड़ा हलवा हो सकता है, या कोई बर्फी का पीस हो सकता है, जैगरी पीस हो सकता है, गुड़ हो सकता है। तो ये इस टाइप की चीजें जो होती हैं ये क्या है, डिजर्ट, यानी कोई स्वीट आइटम, कोई स्वीट कोर्स जो आपको ऑफर किया जाता है, जो मेन कोर्स है आपका, जो भोजन है उसको लेने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, डिजर्ट। आई थिंक ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वर्ड जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए देखा इस वर्ड में। इस वर्ड की स्पेलिंग है MEAL, मील। तो ये तो इसका स्पेलिंग हो गया MEAL, प्रोनाउंसिएशन भी आप पा रहे हैं, मील। ओके, लेकिन इसका सेंस क्या है। मील मीन्स होता है कि जो आप फूड लेते हैं ओवरऑल उसको आप मील कहते हैं, और जिसको हम टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं इंग्लिश में। जैसे मॉर्निंग में जो मील आप लेते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट, BREAKFAST, ब्रेकफास्ट। ओके, और नून टाइम जब आप ले रहे हैं तो ये मील क्या बोला जाता है, लंच। और लेट इवनिंग सेशन में जब आप ले रहे हैं तो ये मील क्या बोला जाता है, डिनर, DINNER। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मॉर्निंग में जिस समय वो जाते हैं तो थोड़ा लेट जाते हैं, अर्ली सेशन में नहीं जाते हैं, मान लीजिए ऑफिस या कॉलेज, और वहां उन्हें लंच का टाइम नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं, एक हैवी ब्रेकफास्ट लेते हैं, क्योंकि वो उस फूड के बाद कई बार सीधे डिनर पर ही अवेलेबल हो पाते हैं, उनको बीच में कोई मौका नहीं होता अपने उस ऑफिस में या जो भी उनका वर्क पॉइंट है कि वो वहां पे फूड ले सकें। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी लेते हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वो ब्रेकफास्ट और लंच को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। और इसके लिए फिर एक वर्ड है ब्रंच, BRUNCH। ब्रंच मीन्स ब्रेकफास्ट प्लस लंच, तो इसके कॉम्बिनेशन को, कॉम्बो को हम क्या बोलते हैं, ब्रंच। तो फ्रेंड्स, मील का मतलब फूड ही है जिसको हम टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से टैगिंग कर देते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ब्रंच। ओके, आज की अपनी फूड वोकेबलरी के अब हम नेक्स्ट स्टेज पर मूव करते हैं, वर्ड नंबर 13। तो आज की वोकेबलरी सेक्शन में वर्ड नंबर 13 क्या है फ्रेंड्स, ये भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, और मैंने अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को इस वर्ड को लिखने के लिए बोला, मैंने उन्हें प्रिंट किया, तो 50% स्टूडेंट्स ने मुझे इसकी स्पेलिंग गलत दी। क्या आप इसकी स्पेलिंग जानते हैं? चलिए चेक करते हैं। ये वर्ड R से स्टार्ट होता है और इसका लास्ट लेटर E है। कैन यू गैस इट? चलिए ज्यादा सस्पेंस नहीं, टाइम थोड़ा शॉर्ट है, इस स्पेलिंग को कंप्लीट करते हैं। RECEIPIE। ओके, तो ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है रेसिपी, रेसिपी। ओके, तो ये इसका स्पेलिंग हो गया RECEIPIE, और इसका राइट साउंड क्या है, रेसिपी। अब नेक्स्ट पॉइंट कि इसका सेंस क्या है। तो इसका सेंस है फ्रेंड, द इंस्ट्रक्शन फॉर कुकिंग और प्रिपेयरिंग समथिंग टू ईट, यानी जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ओवरऑल किसी चीज की कुकिंग करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं, आप एक तरह से बोल सकते हैं स्टेप्स और इंस्ट्रक्शंस, INSTRUCTIONS, इंस्ट्रक्शंस ऑफ कुकिंग। तो आपने देखा होगा कई बार टीवी पर ऐसे शो जाते हैं, जैसे लाइक संजीव कपूर का भी शो था, उसका नाम मुझे पता नहीं, तो वहां पे वो हर बार एक नई रेसिपी शेयर करते थे। तो इस तरह से बोलते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक वाटर इन अ पैन, नाउ पुट इट ऑन द गैस स्टोव एंड पुट दिस मच वाटर एंड दिस एंड दैट। तो ये सब जो है ये क्या है, रेसिपी। ओके, आई थिंक ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, अब है हमारा वर्ड नंबर 14।
ये वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है प्रोनाउंसिएशन वाइज, जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, और ये वर्ड बहुत सिंपल है वैसे स्पेलिंग वाइज, CHEF। क्या है इसका राइट साउंड? कैफ, चैफ, शेफ, व्हाट वुड यू लाइक टू से? तो फ्रेंड्स, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है शेफ। ओके, शेफ। CHEF, शेफ। तो ये इसकी स्पेलिंग हो गई CHEF, इसका साउंड शेफ। अब इसका सेंस क्या है? इसका सेंस है अ प्रोफेशनल कुक, स्पेशली द हेड कुक इन अ होटल और रेस्टोरेंट। यानी कि किसी भी होटल या रेस्टोरेंट के अंदर जो हेड कुक होता है उसको क्या बोलते हैं? शेफ। ओके, तो ये एक वर्ड है जिसमें स्पेलिंग तो ज्यादातर स्टूडेंट्स लिख देते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन को लेकर के 50-50 हो जाते हैं। कुछ लोग उसको कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, क्योंकि साउंड में एक ट्विस्ट इसलिए भी आता है, ये इंग्लिश में जितने भी लेटर्स हैं, जैसे मान लीजिए हम सी की ही बात करें, तो कुछ वर्ड्स में आप पाते हैं कि सी का साउंड क्या जाता है? का। ओके, फॉर एग्जाम्पल कैट, यहां पे सी क्या साउंड दे रहा है? का। आप कुछ वर्ड्स पाते हैं जहां पे सी का साउंड क्या जाता है? स। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट, CEMENT। और जब ये कुछ अदर लेटर्स के साथ मर्ज होता है, जैसे CH, तो इसका साउंड क्या जा रहा है? श, लाइक शेफ। तो आप देख रहे हैं कि एक ही लेटर अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग साउंड जनरेट कर रहा है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है इंग्लिश साउंड सिस्टम के अंदर, लेटर एक साउंड अनेक, इसकी वजह से ये इतना इजी नहीं है कि हम किसी भी वर्ड को सही से प्रोनाउंसिएट कर लें, जब तक हमें कोई गाइड करने वाला ना हो, जब तक हम थोड़ा सा इस चीज को लेकर के कॉन्शियस ना हो। और फ्रेंड्स, आज की हमारी इस क्लास का जिसका टाइटल था फूड वोकेबुलरी, इसका लास्ट वर्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वर्ड सी से स्टार्ट होता है, CATERE। लास्ट लेटर आप बताइए क्या है? यस, R, CATERER। ओके, ये इसका स्पेलिंग है। अब इसका जो राइट साउंड है, वो राइट साउंड क्या है? कैटरर। कैटरर, कैटरर इसका राइट साउंड है। अब इसके सेंस की बात करते हैं। तो सेंस, जब आप इसे गूगल करेंगे तो इस वर्ड का सेंस आता है वन हु केटर्स, स्पेशली वन whose business is providing food and services for the parties। यानी जो लोग पार्टीज के अंदर फूड सर्विसेज ऑफर करते हैं, खाना पीना आप तक पहुंचाते हैं, वो क्या होते हैं? कैटरर। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ लें कि किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप क्या करें? आप उस कंडीशन में किसी को फॉलो ना करें, उसका वर्ड पहले कंफर्म कर लें। गूगल कर सकते हैं, जब आप उसका प्रोनाउंसिएशन कंफर्म कर लें तब आप उसको फॉलो करना शुरू करें, क्योंकि अक्सर लोग गलत प्रोनाउंसिएशन देते हैं, जिसकी वजह से अनजाने में हम भी उन्हें फॉलो करते हैं और हमेशा के लिए वर्ड्स को रॉन्ग वे में प्रोनाउंसिएट करना सीख जाते हैं। फिर ऐसी हैबिट्स को डिलीट करना बहुत मुश्किल होता है जब थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ओल्ड हैबिट डाई हार्ड। ओके, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, ये एक प्रोवर्ब है जो बताता है कि जिस चीज के साथ आपका हैबिट बहुत लंबा हो जाता है, उसको ब्रेक करना उतना ही चैलेंजिंग हो जाता है। तो कोई गलत हैबिट प्रोनाउंसिएशन के अपने अंदर जनरेट मत होने दीजिए, प्रोनाउंसिएशन कंफर्म होने के बाद ही उसे फॉलो करिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास कैसी लगी? अगर आपको इस क्लास से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तभी इसको लाइक करें और शेयर करें। और जो फर्स्ट टाइम है हमारी इस क्लास के अंदर, वो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज टाइम से आपको मिल सके। थैंक यू, हम फिर मिलते हैं।